everyone, welcome back. I hope you all are doing great. This is a part 2. This is question video part 2. In this part, we are going to discuss chapter number 7, unit number 1, 3 practical questions. First one is illustration number 9, then illustration number 10, and lastly the practical question from test your knowledge, that is question number 3. ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 हमारा अवेलेबल है ऑन द यूट्यूब, जिसमें हमने बेसिक क्वेश्चंस डिस्कस किए थे. आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे फाइनल काउंट्स. बट यहाँ पर ना आपके फाइनल काउंट्स थोड़े से सिंपल हैं, इसलिए हमने 3 क्वेश्चंस को एक साथ क्लब करके यहाँ पर डिस्कस किया है. ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल विद इलस्ट्रेशन नंबर 9. अभी अपने क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने वीडियो को पॉज करना है एंड ऐसे आपने ना एक कंप्लीट फॉर्मेट बनाना है ट्रेडिंग अकाउंट का, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, एंड लास्टली आपने क्या करना है बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है. एंड इसके साथ साथ ना आप क्या करोगे, इसके जितने भी अकाउंट्स है ना, जैसे यहाँ पर आपके पास कैपिटल अकाउंट है, परचेज सेल का अकाउंट है, इसका थोड़ा सा एस्टिमेट माइंड में सोच लो कि कौन सा अकाउंट आपका कहाँ पर जाने वाला है, ताकि आप डिसाइड कर पाओ कि आपने ट्रेडिंग अकाउंट के लिए कितनी स्पेस छोड़नी है, P&L के लिए कितनी छोड़नी है, बैलेंस शीट तो आपका एट दी एंड ही है, तो वहां पर तो आपको कोई एस्टिमेट लगाने की जरूरत ही नहीं है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कुछ एस्टिमेट के साथ अपने जो थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़कर आप अपने कंप्लीट फॉर्मेट ड्रॉ कर लो, ताकि हम डायरेक्टली 1 बाय 1 आइटम्स को उनकी रिस्पेक्टिव प्लेस के ऊपर प्लेस कर सके. ठीक है, मैं वीडियो को कंटिन्यू करने वाली हूँ बिकॉज मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट्स बना लिए हैं. आपने फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करना है, अपने फॉर्मेट्स बनाने हैं, उसके बाद इसको कंटिन्यू करना है. डन. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द इलस्ट्रेशन नंबर 9. यहाँ पर हमें ट्रायल बैलेंस दिया गया है एंड सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हमारे पास सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट है, एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, जिसमें हमें 1 लाख की क्लोजिंग इन्वेंट्री दी गई है. तो हमें एक चीज ध्यान में रखनी है, जब भी आपको कोई एडजस्टमेंट दी जाती है फाइनल अकाउंट्स में, उसके 2 ट्रीटमेंट होते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है. इसके कौन कौन से ट्रीटमेंट होंगे वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हम 1 बाय 1 हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है कैपिटल. कैपिटल इज 8,70,000. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बैलेंस शीट में जाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे कैपिटल. कैपिटल इज 8,70,000. अभी यहाँ पर ना आपने क्या करना है, 2 कॉलम्स बनाने हैं हमेशा. इवन दो आपके पास एडजस्टमेंट 1 है, आपके पास 10 है, ताकि आप क्या कर सको, उस फॉर्मेट को एक तरह से अपने माइंड में स्टोर करके रख सको कि अगर फाइनल अकाउंट्स का कोई क्वेश्चन आता है तो मुझे ऐसे सॉल्व करना है. तो आपने यहाँ पर क्या करना है, 2 कॉलम्स बनाने हैं, एक आपका इनर कॉलम रहने वाला है, एक आपका फाइनल कॉलम होगा. जो इनर कॉलम है ना, इसमें भी आप अमाउंट ही डालने वाले हो, जस्ट दैट के जिस अमाउंट की आपने कोई एडजस्टमेंट बाद में करनी है या फिर कोई भी फर्दर कैलकुलेशन करनी है, उसको आप इनर कॉलम में लिखोगे. अगर ये अमाउंट आपकी फाइनल अमाउंट है तो उसको आप सीधे डायरेक्टली अमाउंट वाले कॉलम में डाल सकते हो. डन. अभी हमें पता है कि कैपिटल में हमें नेट प्रॉफिट या नेट लॉस को एडजस्ट करना पड़ता है, इसीलिए हम यहाँ पर क्या करें, इसको इनर कॉलम में लिख रहे हैं. आपने भी इसको ऐसे ही सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस ऐसे ही होने लगे. डन. उसके बाद हमारे पास सेकंड अमाउंट थी. सेकंड हमारे पास है दैट इज अ परचेज एंड सेल. यहाँ पर उन्होंने डायरेक्टली दोनों को एक साथ दिया है. फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड जो होता है दैट इज परचेज एंड क्रेडिट साइड जो होता है दैट इज अ सेल. ठीक है. एंड सेकेंडली ना यहाँ पर आप आगे आप अगर कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पर आपको रिटर्न्स मिलेंगी. इसका भी आपने ध्यान रखना है. इसका मतलब क्या है कि आप परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करने के बाद जो बैलेंस आएगा उसको आप एज अ नेट परचेज रिकॉर्ड करोगे. ऐसे ही आप सेल में से सेल्स रिटर्न को माइनस करोगे एंड जो आपके पास नेट अमाउंट आएगी दैट इज योर फाइनल सेल अमाउंट. ठीक है. तो हम यहाँ पर सबसे पहले ऊपर एक ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट छोड़ेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर ना थोड़ा सा नीचे लिखेंगे दैट इज अ परचेज. अभी हमारी परचेज की अमाउंट कितनी है, परचेज इज 6,05,000. तो हम यहाँ पर 6,05,000 लिखेंगे. एंड इसके साथ हमारे पास क्या है, यहाँ पर रिटर्न्स ऑलरेडी गिवन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पर इसके साथ ही लिख लेते हैं. हमारे पास रिटर्न वाला पॉइंट मेरा कवर हो जाएगा. अभी यहाँ पर उन्होंने रिटर्न्स मेंशन कर दिया, उन्होंने ये नहीं बताया कि ये परचेज रिटर्न है या सेल रिटर्न है. उनके पास 2 कॉलम्स है, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम. अभी यहाँ पर आपको अपने बेसिक्स को अप्लाई करना पड़ेगा. जो आपकी परचेज रिटर्न होती है उसका डेबिट बैलेंस, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है, एंड जो आपकी सेल रिटर्न होती है उसका डेबिट बैलेंस होता है. ठीक है. जैसे आपकी परचेज है, परचेज का क्या है, डेबिट बैलेंस है, तो उसकी रिटर्न का बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट होगा. तो यहाँ पर जो 30,000 है दैट इज द परचेज रिटर्न. सिमिलरली आपके पास सेल रिटर्न है दैट इज 12,10,000. सबसे पहले हम यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करते हैं दैट इज बाय सेल्स. सेल्स के ऊपर हमारी कोई भी ऐसी एंट्री नहीं आती जो ऊपर लिखनी हो, तो इसलिए हम इसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं दैट इज 12,10,000. इसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे रिटर्न्स. अभी सेल्स का क्रेडिट बैलेंस होता है तो उसकी रिटर्न का क्या होगा, डेबिट बैलेंस. तो ये जो 40,000 दिया हुआ है दैट इज द सेल्स रिटर्न. इसको हम क्या करेंगे, सेल्स में से माइनस करेंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 40,000. ऐसे आपने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी एंट्रीज को रिकॉर्ड करना है.
डन। अब इसके बाद हमारे पास आता है ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमारा परचेज के ऊपर होता है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 72,000। डन। देन उसके बाद यहाँ पर इसका हमारे पास फाइनल अमाउंट ही है, इसको हम इसलिए क्या करेंगे फाइनल कॉलम में ही लिखेंगे, डेट इज 72,000। डन। देन उसके बाद हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल। अगेन अपने बेसिक्स को अप्लाई करना है। ट्रेड रिसीवेबल हमारे लिए एक एसेट होती है एंड एसेट का डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए ट्रेड रिसीवेबल हमारे पास है 90,000 के। एंड जो ट्रेड पेबल्स हैं उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, तो क्रेडिट बैलेंस कितना है 1,70,000। तो 1,70,000 के हमारे पास ट्रेड पेबल है एंड 90,000 के हमारे पास ट्रेड रिसीवेबल है। दोनों ही हमारी क्या है बैलेंस शीट आइटम्स हैं, इसलिए हम क्या करेंगे बैलेंस शीट में जाएंगे, थोड़ी सी ऊपर स्पेस छोड़ेंगे टू रिकॉर्ड द फिक्स एसेट। हम थोड़ा सा नीचे करके लिखेंगे, यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे ट्रेड रिसीवेबल एंड इसका हमारे पास बैलेंस कितना था, डेट इज 90,000, राइट। एंड इसके बाद हमारे पास सेकंड अमाउंट यहाँ पर थी ट्रेड पेबल की, इसको भी हम यहाँ पर लिखेंगे। इसका भी हमारे पास फाइनल अमाउंट ही है 1,70,000, इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेंगे। डन। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट अमाउंट है डेट इज द 14% बैंक लोन। अभी यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है कि बैंक लोन जो लिया गया डेट इज एट द एंड ऑफ द फाइनल ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर एंड। तो इसका मतलब क्या है कि आपने क्या किया, इसको 31 मार्च को ही लोन लिया है, 31 मार्च की आपकी क्लोजिंग है। तो एक तरह से जिस दिन आपकी क्लोजिंग हो रही है उस दिन आपने लोन लिया, तो 1 डे का तो कोई इंटरेस्ट ड्यू होगा नहीं ना, इसीलिए यहाँ पर आपने जो 14% है इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। अदरवाइज यहाँ पर इसकी भी कैलकुलेशन होती है, बट यहाँ पर इसकी कैलकुलेशन क्यों नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पर आपका जो लोन लिया गया है उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि दैट इज टेकन एट द ईयर एंड। डन। तो यहाँ पर आपके पास बैंक लोन है 14%, दैट इज 2 लाख का। एंड एक आपके पास ओवरड्राफ्ट है, अगेन दिस इज ऑल्सो अ लाइबिलिटी, इसको भी इन्होंने कब लिया है एट द ईयर एंड, इसीलिए अगेन यहाँ पर भी जो 31 मार्च को लिया गया है, देन अगेन ये इसका भी कोई भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन नहीं होगी। तो आपके पास 2 लाख एंड 1,12,000 का क्या है आपके पास लोन है एंड ओवरड्राफ्ट है। तो लोन को हम क्या करते हैं करंट लायबिलिटीज के ऊपर रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे बैंक लोन को रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पर बैंक लोन की अमाउंट आपकी कितनी है, बैंक लोन इज 2 लाख। तो हम हमारे पास जहां पर फाइनल अमाउंट है कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, इसलिए इसको हम डायरेक्टली यहाँ पर 2 लाख लिख रहे हैं। एंड सेकेंडली आपके पास था ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का भी आपके पास कोई कैलकुलेशन नहीं है, ओवरड्राफ्ट की कितनी अमाउंट थी 1,12,000, दिस इज योर करंट लायबिलिटी, इसलिए इसको हम क्या करें करंट लायबिलिटी के नीचे लिख रहे हैं। डन। देन उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट आती है डेट इज अ सैलरी, एडवर्टीजमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। तीनों के तीनों हमारे क्या है पी एंड एल के एक्सपेंसेस हैं, तो इनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास थी सैलरी, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सैलरीज, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली फाइनल अकाउंट में, दैट इज 2,70,000। देन अगेन हमारे पास सेकंड क्या था टू एडवर्टीजमेंट, तो यहाँ पर हम एडवर्टीजमेंट लिखेंगे, ठीक है एडवर्टीजमेंट, इसकी अमाउंट है 1,10,000, तो यहाँ पर अगेन फाइनल अमाउंट है। देन इसके बाद हमारे पास थे अदर एक्सपेंसेस 60,000, तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू अदर एक्सपेंसेस दैट इज 60,000। डन। देन उसके बाद हमारे पास रिटर्न्स थी जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड कर लिया। देन उसके बाद हमारे पास है दो फिक्स एसेट, फर्स्ट वन इज फर्नीचर, सेकंड इज बिल्डिंग। फर्नीचर है 4,50,000 का, ठीक है, तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्नीचर को रिकॉर्ड करेंगे। फर्नीचर है हमारे पास 4,50,000 का। अभी यहाँ पर ना आपको कोई डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट नहीं दी गई, इसलिए इसको मैं फाइनल कॉलम में लिख रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डेप्रीसिएशन की एडजस्टमेंट भी दी होगी, तो वहां पर हम इनर कॉलम में लिख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास है बिल्डिंग, बिल्डिंग का बैलेंस उन्होंने दिया हुआ है, जस्ट अ सेकेंड, बिल्डिंग का बैलेंस है आपके पास 8,90,000 का, 8,90,000। फर्नीचर था 4,50,000 का एंड बिल्डिंग थी 8,90,000 की। डन। देन इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अमाउंट आ रही है दैट इज कैश इन हैंड। कैश इन हैंड हमारे पास कितना है 2,000 का, तो इसको हम क्या करेंगे हमारे करंट एसेट्स में लिखेंगे एज 2,000। तो हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पर कैश इन हैंड, यहाँ पर हम लिखेंगे कैश इन हैंड दैट इज 2,000। देन इसके बाद ना हमारे पास एक एडजस्टमेंट नहीं है, बट हमको इसको एडजस्ट करके लिखना होता है। इसकी हम क्या करेंगे वर्किंग नोट बनाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट का एंड आउटपुट लायबिलिटी का। यहाँ पर आप समझो, सबसे पहले ना इसको थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद इसकी आप वर्किंग नोट समझना। देखो सबसे पहले यहाँ पर आपके पास होते हैं, इसकी ना वर्किंग नोट आप ऐसे लिख लो, यहाँ पर वर्किंग नोट,
ये आपने एग्जाम में स्पेसिफिकली कंप्लीट फॉर्मेट के साथ लिख कर आना है। वर्किंग नोट दैट इज फॉर कैलकुलेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप थोड़ा सा कंसेप्ट को समझो, मैं यहाँ पर ना कंसेप्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसके बाद फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखो, जब भी आपको इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी दिया होगा उसमें ना आपको तीन चीजें दी होती हैं मोस्टली, या तो आपके पास आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी होगा, या फिर इनमें से कोई भी एक या दो मिस होंगे। ठीक है, मींस मेनली आपके पास तीन तरह के जीएसटी होते हैं, आईजीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। इसके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था अंडर चैप्टर नंबर 2 यूनिट नंबर 1, जब हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी सीखी थी विद जर्नल। ठीक है, बट यहाँ पर हमारा जो मेन क्वेश्चन है दैट इज रिगार्डिंग द फाइनल काउंट, कि फाइनल काउंट में हमने इसको कैसे रिकॉर्ड करना है, तो उस बेसिस पर हम इसको समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास तीन तरह के जीएसटी होते हैं, दैट इज फर्स्ट वन इज आईजीएसटी, सेकंड इज सीजीएसटी एंड थर्ड वन इज एसजीएसटी। जब भी आपकी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी बनती है तो आपने क्या करना होता है, सबसे पहले जो भी आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी है उसके अगेंस्ट देखो कि कोई इनपुट टैक्स लायबिलिटी पड़ी है या नहीं। जैसे आईजीएसटी की आउटपुट पे करने के लिए सबसे पहले आप चेक करोगे कि क्या कोई इनपुट आईजीएसटी है या नहीं। सिमिलरली सीजीएसटी के लिए आप देखोगे कि सीजीएसटी का कोई इनपुट है या नहीं। एंड सिमिलरली आपके पास एसजीएसटी का आप चेक करोगे कि एसजीएसटी का कोई इनपुट है या नहीं। अगर आप इनके रिस्पेक्टिव आउटपुट लायबिलिटीज भी हैं एंड इनपुट टैक्स भी है तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को आपस में एडजस्ट करना है। जो भी आपके एडजस्टमेंट करने के बाद आपका बैलेंस बचेगा, यहाँ पर कोई बैलेंस बचा है, यहाँ पर कोई बैलेंस बचा है, यहाँ पर कोई बैलेंस बचा है, दैट इज रिगार्डिंग द इनपुट। मीन्स आपके पास कोई इनपुट का बैलेंस बचा है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ छोटी सी, कि आपके पास आईजीएसटी है, दैट इज आउटपुट लायबिलिटी आईजीएसटी की, लेट्स सपोज आपके पास है 1000, मीन्स आपने 1000 रुपीज गवर्नमेंट को पे करने हैं। उसके अगेंस्ट आपके पास जो आईटीसी पड़ा है दैट इज 1100 का आईटीसी पड़ा है, तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास 1000 का एक्स्ट्रा आईटीसी पड़ा है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, सीजीएसटी को पे करने के लिए भी यूज कर सकते हैं एंड एसजीएसटी को पे करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रायोरिटी दी जाती है कि हम इसको फर्स्ट देते हैं एंड इसको सेकंड प्रायोरिटी देते हैं। सेकेंडली, अगर आपके पास ऐसे ही मान लो कि आपके पास आउटपुट है सीजीएसटी का, सीजीएसटी का आउटपुट आपके पास, सॉरी सीजीएसटी का आपके पास आउटपुट आपने पे करना है, लेट्स सपोज अगेन 1000, एंड आपके पास जो आईटीसी पड़ा है सीजीएसटी का, दिस इज कैलकुलेशन फॉर द सीजीएसटी। देन यहाँ पर आपने क्या करना है, अगर आपके पास सीजीएसटी का इनपुट पड़ा है मान लो कि 1200 का पड़ा है, तो आप क्या करोगे, फर्स्ट 1000 रुपीज जो आपने सीजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए यूज करना है, उसको आपने फर्स्ट ऑफ ऑल उसको यूज करना है। आपके पास बैलेंस आईटीसी कितना बचा है, डेट इज 200, इसको आप सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी की पेमेंट के लिए यूज कर सकते हो, इसको आप सीजी एसटीएसटी की पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकते। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, सीजीएसटी के केस में एंड एसटीएसटी के केस में आप इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। सीजीएसटी के इनपुट को आप एसटीएसटी की लाइबिलिटी के लिए या फिर एसजीएसटी के इनपुट को आप सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए इंटरचेंजेबली यूज नहीं कर सकते। बाकी केसेस में आप यूज कर सकते हो, जैसे आप आईजीएसटी की पेमेंट के लिए आप सीजीएसटी को भी यूज कर सकते हो, आप एसजीएसटी को भी यूज कर सकते हो, बट आपने फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है सीजीएसटी को, सेकेंड प्रायोरिटी देनी है एसजीएसटी को। दिस इज अ सीक्वेंस फॉलोड बाय द इंस्टीट्यूट, तो आपने इसी सीक्वेंस को ध्यान में रखना है। अभी हम इस क्वेश्चन में देखते हैं कि आपको क्या क्या दिया गया है। देखो, आपके पास क्या है, सीजीएसटी का एक इनपुट पड़ा है, एक आपके पास एसजीएसटी का इनपुट पड़ा है, एंड आपने क्या करना है, आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी को पे करना है। तो आपने क्वेश्चन में कैसे इसको सॉल्व करना है ये चीज समझो। आपने यहाँ पर लिखना है फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैं यहाँ पर ना, ये आपका कंसेप्ट था इतना, ये मैंने सिर्फ आपको कंसेप्ट एक्सप्लेन किया, अभी हम यहाँ पर इसकी वर्किंग करने वाले हैं। वर्किंग कैसे करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं टैक्स टाइप। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं कि उनकी आउटपुट लायबिलिटी कितनी है। आउटपुट लायबिलिटी लाइक आपके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी है, तो आईजीएसटी की आउटपुट लायबिलिटी आपके पास कितनी है, डेट इज ₹15,000, तो 15,000 की आपके पास यहाँ पर आउटपुट लायबिलिटी है। ठीक है, सीजीएसटी की आपकी कोई भी आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, एसजीएसटी की भी आपकी कोई आउटपुट लायबिलिटी नहीं है, तो आपने इसी सीक्वेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल आईजीएसटी लिखना है, सेकेंडली आपने सीजीएसटी को लिखना है,
thirdly आपने ST को लिखना है। इसी सीक्वेंस में आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, अपने इनपुट्स को लिख एडजस्ट करना स्टार्ट करना है। यहाँ पर अभी आपके पास तीन तरह के इनपुट हो सकते हैं। अगेन आपने सेम सीक्वेंस रखना है, IGST, CGST एंड SGST। डन। अभी आपके पास CGST का इनपुट पड़ा है, बट CGST की कोई आउटपुट लाइबिलिटी नहीं है। इनपुट कितने का पड़ा है, दैट इज 9000। तो आप 15000 में फर्स्ट ऑफ ऑल CGST का इनपुट जो है एडजस्ट करोगे। उसके बाद आपका बैलेंस कितना बचा, 15000 में से अगर आप 9000 निकाल दो, मींस 9000 जो आपने CGST के अगेंस्ट एडजस्ट कर दी है, तो आपके पास और कितनी लाइबिलिटी बची है, 6000 की। जो 6000 है वो आप कहाँ से लोगे, दैट इज फ्रॉम SGST। तो आपका यहाँ पर जो कैश पेमेंट है, जो कैश पेमेंट है वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पर कैश पेमेंट आपकी बिल्कुल भी नहीं होगी। एंड आपके जो बैलेंसेस बचे हैं, आपने एक कॉलम यहाँ पर और बना लेना, दैट इज द बैलेंस ऑफ ITC, ताकि आप क्या कर सको, इसको रिकॉर्ड कर सको। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ITC का बैलेंस लिखोगे। आपके पास इसका ITC तो बिल्कुल नहीं था, ठीक है। यहाँ पर ना इसको यहाँ पर ऐसे कर लो, इसको ना आप थोड़ा सा मूव करके यहाँ पर लिखते हैं। एंड यहाँ पर हम लिखते हैं कि इसका इनपुट कितना है, टोटल टोटल इनपुट कितना है। इसका कोई इनपुट नहीं था, इसका इनपुट था हमारे पास 9000 का, एंड इसका आपके पास इनपुट था 9000 का, जिसमें से CGST का 9000 आपने यूज कर लिया, SGST का 9000 में से सिर्फ 6000 ही आपने यूज किया। तो यहाँ पर आपके पास कोई इनपुट नहीं था, तो यहाँ पर निल है। यहाँ पर आपका सारा का सारा यूज हो चुका है। एंड यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी कितनी, आपके पास ITC कितना बचा है, 3000 का। एंड दिस इज द फाइनल बैलेंस। तो यहाँ पर आप अभी आपकी जो लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगी वो आपकी कितनी है, 0। आपकी लाइबिलिटी बिल्कुल नहीं है, आपने सारी की सारी लाइबिलिटी को यहाँ पर पे कर दिया है थ्रू द ITC। आपकी कोई भी कैश पेमेंट नहीं है, तो कैश पेमेंट में आपका कुछ भी नहीं जाएगा। एंड आपका ITC बचा है 3000 का। अभी हमें पता है कि जो ITC बैलेंस होता है दैट इज द एसेट, तो इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे एसेट साइड। बट क्या रिकॉर्ड करेंगे कि हमारे पास क्या है, ITC अवेलेबल है फॉर द SGST दैट इज ₹3000। तो इसको हम क्या करेंगे, बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनपुट ITC दैट इज SGST का ITC हमारे पास पड़ा है, दैट इज ₹3000। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये चार्ट कैसे बनाना है, ठीक है। इस चार्ट को ध्यान से देख लो, सो दैट कि आप इसको मल्टीपल क्वेश्चंस के लिए यूज कर सको। बिकॉज जब भी आपको GST की कैलकुलेशन करनी होगी, तब आपने ये देखना है कि आपके पास किस चीज का आउटपुट है, उसमें से किस चीज का इनपुट आपने कितना यूज किया है, कितनी आपने कैश में पेमेंट करनी है, कितना आपके पास ITC अवेलेबल है, ठीक है। ये सारी कैलकुलेशन आपने ऐसे ही करनी है, इसलिए इसको आप ध्यान से देख लो। डन। अभी यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सारी के सारी अमाउंट्स को डाल दिया जो हमारे पास ट्रायल बैलेंस में थी, ठीक है। सारे के सारे अमाउंट्स का एडजस्ट करने के बाद अभी हमारे पास क्या है, दिस इज एडजस्टमेंट, जिसका हमारे पास डबल इफेक्ट जाने वाला है। अभी हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितने की है, 1 लाख रुपीज की। एंड हमें पता है क्लोजिंग इन्वेंट्री का फर्स्ट इफेक्ट कहाँ पर होता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ट्रेडिंग अकाउंट में बाय क्लोजिंग स्टॉक दैट इज ₹1 लाख। यहाँ पर कोई एडजस्टमेंट नहीं होनी, इसलिए फाइनल कॉलम में हमने अमाउंट डाल दी। सिमिलरली यहाँ पर हमारा क्लोजिंग स्टॉक बैलेंस शीट में भी जाता है, तो हम यहाँ पर भी लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक दैट इज ₹1 लाख। तो आपके सारे के सारे अमाउंट्स आपने नोट डाउन कर ली। उसके बाद आपकी एक ही एडजस्टमेंट थी, उस एडजस्टमेंट को भी आपने रिकॉर्ड कर लिया। अभी आपने सिंपली क्या करना है, सारी की सारी कैलकुलेशंस को करना स्टार्ट करना है। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट है। ट्रेडिंग अकाउंट के आपके दो बैलेंसेस हैं जो आपने कैलकुलेट करने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज 12,10,000 में से अगर आप 40,000 माइनस करते हो, तो दिस इज 11,70,000, राइट। तो दिस इज अ नेट सेल्स जो आपकी एक्चुअल में सेल हुई है। सिमिलरली सबसे पहले आप क्या करो, अपने नेट परचेजेस को भी निकाल लो। तो नेट परचेजेस आपके पास कितने की है, 5,75,000। तो ऐसे आपके पास क्या आ गया, जितने सबसे पहले अपनी कैलकुलेशंस की। अभी आपने क्या करना है, जहां पर ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, सबसे पहले आप सेल्स में से स्टार्ट करोगे, 11,70,000, उसमें आप प्लस करोगे 1 लाख को। एंड डायरेक्टली ना जो आपके पास अमाउंट आई है, इस अमाउंट को आप यहाँ पर टोटल कॉलम में लिख लो, डेट इज 12,70,000। डन। इसके बाद इसमें से जो डेबिट साइड की अमाउंट है उसको माइनस करना स्टार्ट करो, 72,000 माइनस 5,75,000, तो दिस इज 6,23,000। तो दिस इज द डेबिट बैलेंस। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हमारे पास आएगा ग्रॉस प्रॉफिट।
तो इसका टोटल हमारे क्रेडिट साइड के साथ मैच होगा। क्रेडिट साइड का टोटल हमने कितना लिखा था, डेट इज 12,70,000। आपने अपने कैलकुलेटर के ऊपर ना अगर फ्लो में कैलकुलेशंस करने तो आप ऐसे ही करो, सबसे पहले आप जितने भी आपके पास इनर कॉलम में अमाउंट है उनको आप नेट करके अपने फाइनल कॉलम में अमाउंट ले आओ, उसके बाद क्रेडिट साइड से स्टार्ट करो एंड डेबिट साइड के एंड तक आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अभी हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो चुका है। आपने एज इट इज जहां पर क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट को लिखना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट लिखेंगे यहाँ पर, अगेन आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही, 6,23,000 राइट। इसमें से हम क्या करेंगे, अभी आपके कैलकुलेटर पे 6,23,000 पड़ा है, उसमें ही डायरेक्टली माइनस कर दो 2,70,000, माइनस करेंगे 1,10,000, माइनस करेंगे 60,000, तो आपके पास आ गया 1,83,000। तो दिस इज द नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट, तो दिस इज 1,83,000। डन। अगेन आपके पास क्रेडिट साइड पर एक ही अमाउंट थी, तो आपका टोटल जो है दैट विल बी 6,23,000 एंड यहाँ पर भी आपका टोटल आ जाएगा 6,23,000। डन। देन अभी आपका जो 1,83,000 का प्रॉफिट आया है, इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल में ऐड करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास नेट प्रॉफिट है, दिस इज 1,83,000। तो इससे हम क्या करेंगे, इसको हम कैपिटल में प्लस करेंगे। तो आप क्या करो, 8,70,000 को 1,83,000 में प्लस कर दो, तो दिस इज 10,53,000। डन। अभी आपकी बाकी की सारी अमाउंट्स आउटर कॉलम में है, तो आप सिंपली क्या करोगे, इसमें प्लस करोगे 2 लाख प्लस 1,70,000 प्लस 1,12,000, तो दिस इज 15,35,000, 15,35,000। डन। अभी आपके पास यहाँ पर है एसेट साइड, एसेट साइड का टोटल लगाओ, 4,50,000, 8,90,000, देन 1 लाख, देन उसके बाद 90,000 एंड देन 2,000 एंड लास्टली 3,000। तो दिस इज अगेन 15,35,000। अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि आपने सारी की सारी कैलकुलेशंस को सही किया है। तो दैट्स इट, दिस वाज योर इलस्ट्रेशन नंबर 9, जिसमें हमने सिंपली एक एडजस्टमेंट करनी सीखी है कि क्लोजिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, एंड उसके बिना हमने फॉर्मेट बनाना सीखा। हमने देखा कि कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप सारी की सारी कैलकुलेशंस को करना है। तो आपने यहाँ पर ना आप एक बार स्टेप्स समझ लो कि आपने कैसे फाइनल अकाउंट्स के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपने फॉर्मेट्स बनाने हैं। ठीक है, जो भी आपके फॉर्मेट्स हैं सारे के सारे कंप्लीट फॉर्मेट्स आपने बनाने हैं। जैसे ट्रेडिंग अकाउंट है, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट है, आप सिंपली एक बार क्वेश्चन को ऊपर ऊपर से गो थ्रू करो एंड देखो कि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट के लिए कितनी स्पेस चाहिए। जितनी जितनी स्पेस चाहिए उतनी स्पेस छोड़कर आप लाइंस ड्रॉ कर अपना फॉर्मेट कंप्लीट कर लो। जो आपको स्पेस लग रही है ना कि मुझे रिक्वायर्ड है, उससे एक्स्ट्रा ही 2-4 लाइंस छोड़ देना, ताकि आपको बाद में ये ना हो कि मुझे और स्पेस छोड़नी चाहिए थी। डन। फॉर्मेट कंप्लीट करने के बाद आपने क्या करना है, ट्रायल बैलेंस में जितनी भी आपके पास अमाउंट्स हैं वो सारी की सारी अमाउंट्स की आपने क्या करनी है, प्लेसमेंट करनी है। ठीक है, ट्रायल बैलेंस की आपने प्लेसमेंट करनी है। एंड अगर आपके पास इनपुट एंड आउटपुट जीएसटी है तो थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, वर्किंग नोट बनाना है, दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ जीएसटी। डन। जीएसटी की कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्किंग नोट बनाकर जो फाइनल अमाउंट जीएसटी की आ रही है वो आपने वहां पर डाल देनी है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे, फिर आप एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे वन बाय वन। अभी इस क्वेश्चन में तो एक ही एडजस्टमेंट थी इसलिए क्विकली हो गया, बट आपके पास जब फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन आएगा उसमें मल्टीपल एडजस्टमेंट्स होंगी, तो आपने क्या करना है, सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को वन बाय वन उठाना है एंड उनका डबल ट्रीटमेंट, जो 2 ट्रीटमेंट्स हर एक एडजस्टमेंट के होने वाले हैं वो आपने साथ के साथ करते जाना है, ताकि आपकी कोई भी एडजस्टमेंट मिस ना हो। एट द एंड सबसे पहले आपने क्या करना है, इनर कॉलम्स का टोटल लगाना है। इनर कॉलम्स जितने भी आपके पास इनर कॉलम्स में अमाउंट है जिसका फाइनल कॉलम में कोई अमाउंट नहीं है उनका आप टोटल करोगे। देन उसके बाद आपने क्या करना है, फाइनली अपना फाइनल टोटल करना स्टार्ट करना है। फाइनल टोटल मतलब जो आपके पास आउटर कॉलम में अमाउंट्स है उनका टोटल करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप ट्रेडिंग अकाउंट का टोटल करोगे, जिससे आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा। देन आप P&L का टोटल करोगे एंड उसके बाद आप क्या करोगे, बैलेंस शीट का टोटल करोगे। तो एट द एंड आपकी बैलेंस शीट जो है वो अगर मैच हो जाती है तो आपका आंसर सही है। तो दीज आर द स्टेप्स जो आपने फॉलो करने हैं। अगर आप ऐसे फॉलो करोगे तो आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा टू सॉल्व द फाइनल अकाउंट्स। डन। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। अगेन यहाँ पर अभी आपका थोड़ा सा एफर्ट्स ज्यादा लगेगा बिकॉज मैंने ऑलरेडी फर्स्ट 2-3 स्टेप्स सॉल्व किए हुए हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, फॉर्मेट बनाना है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, आपने ट्रेडिंग अकाउंट, पी एंड एल अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाना है। सेकंड स्टेप में आपने क्या करनी है, प्लेसमेंट करनी है। अभी प्लेसमेंट मैंने करके रखी हुई है सो डैट कि हमारा थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। आप क्या करोगे, वीडियो को पॉज करो, फॉर्मेट बनाओ एंड सारी की सारी प्लेसमेंट जैसे आपने इलस्ट्रेशन नंबर 9 में देखे वैसे आपने प्लेसमेंट करनी है। जस्ट डैट के जो आपके पास फाइनल लास्ट में आपके पास एंट्री आ रही है ना इनपुट जीएसटी की, इस एंट्री को छोड़कर बाकी की सारी अमाउंट्स की आप प्लेसमेंट कर लो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर्मेट, सेकंड नंबर पे प्लेसमेंट, उसके बाद थर्ड स्टेप में हमें क्या करना था, जीएसटी की कैलकुलेशन करनी, तो जो कि अभी हम करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आप वीडियो को पॉज करो एंड उसके फॉर्मेट एंड प्लेसमेंट वाले दो स्टेप्स को कंप्लीट कर लो। ठीक है, इसके बिना अभी हमारे पास इस क्वेश्चन में दो एडजस्टमेंट्स है, क्लोजिंग इन्वेंट्री की एंड डेप्रिसिएशन की, इसको भी हम देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्मेट बनाओ एंड इसकी प्लेसमेंट करने के बाद इस वीडियो को कंटिन्यू करना। ठीक है, अभी मैं इसकी वर्किंग करने वाली हूँ, दैट इज द इनपुट जीएसटी, राइट। तो अभी हमारे पास सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम वर्किंग नोट बनाएंगे। यहाँ पर आप लिखो वर्किंग नोट। अभी मैं कंसेप्ट को दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूंगी, आपको अगर कंसेप्ट में डाउट है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को रिवाइंड करके कंसेप्ट को समझ लो। मैं यहाँ पर डायरेक्टली कैलकुलेशन करने वाली हूँ। अभी हमारे पास सबसे पहले क्या आते हैं, टैक्सेस होते हैं। मैंने आपको बताया था कि आपने टैक्सेस को सेम सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले आईजीएसटी आएगा, देन सेकंड स्टेप में आपके पास आएगा सीजीएसटी, थर्ड स्टेप में आपके पास आएगा दैट इज द एसजीएसटी। यहाँ पर ना आप डायरेक्टली फर्स्ट ऑफ ऑल दो कॉलम बना लो, फर्स्ट ऑफ ऑल आउटपुट जीएसटी का एंड देन इनपुट का। ठीक है, अभी यहाँ पर आउटपुट आपके पास किस किस का दिया हुआ है, आपको आउटपुट दिया हुआ है, तीनों का दिया हुआ है। आईजीएसटी का 6000 का आउटपुट है, देन उसके बाद सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का पहले दिया हुआ है, आईजीएसटी का बाद में दिया हुआ है। बट ये यहाँ पर हमने इसी सीक्वेंस में फॉलो करना है जो हमें फॉर्मेट में दिया गया है। डन। तो दिस इज द अमाउंट ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी फॉर ऑल थ्री। उसके बिना इनपुट हमारे पास दो का ही है, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी का, डेट इज 10,000 ईच। तो यहाँ पर हमारे पास दो ही है, डेट इज 10,000 ऑफ द सीजीएसटी एंड 10,000 ऑफ द एसजीएसटी। हमने यहाँ पर क्या करनी है, सबसे पहले आईटीसी क्लेम करना है। ठीक है, हमने आईटीसी क्लेम करना है। उसके बाद अगर हमारा उसके बाद ही बैलेंस बचता है तो उसकी हम कैश पेमेंट करेंगे एंड यहाँ पर हम निकालेंगे आईटीसी का बैलेंस। ठीक है, आईटीसी बैलेंस। डन। सबसे पहले हमारे पास आता है, यहाँ पर हम लिखेंगे आईजीएसटी, देन हम लिखेंगे सीजीएसटी, देन हम लिखेंगे एसजीएसटी। दिस इज द फॉर्मेट जो आपने बनाना है, राइट। अभी हमारे पास सबसे पहले क्या है, आईजीएसटी का आउटपुट है, बट आईजीएसटी का कोई भी इनपुट नहीं है। तो हमारे पास, हम यहाँ पर आईजीएसटी के इनपुट में कुछ भी नहीं डालेंगे बिकॉज यहाँ पर हमारे पास इनपुट है ही नहीं। सीजीएसटी की आपकी लाइबिलिटी है 8000 की, जिसमें से आपके पास इनपुट कितने का है, 10,000 का। तो यहाँ पर हम 8000 सीजीएसटी की लाइबिलिटी को पे करने के लिए एडजस्ट कर देंगे। जो बैलेंस बचा है उसका कैसे एडजस्ट करना है वो बाद में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास सीजीएसटी का आउटपुट भी था, सीजीएसटी का इनपुट भी था, तो आपने क्या किया, आउटपुट को इनपुट के साथ एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सीजीएसटी के 8000 की आउटपुट लाइबिलिटी को पे करने के लिए उसके इनपुट में से 8000 रुपीज निकाल के उसको क्लेम कर रहे हैं। ऐसे ही हमने क्या करना है, एसजीएसटी की लाइबिलिटी 8000 की है, हमारे पास 10,000 का इनपुट पड़ा है, तो हम क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर एसजीएसटी का जो इनपुट है उसको क्या कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। अभी आपके पास 10,000 का बैलेंस था जिसमें से 8,000 आप यूज कर चुके हो टू पे आउट द सीजीएसटी लाइबिलिटी। जो 2,000 बचे हैं उसको आप एसजीएसटी में नहीं, आप आईजीएसटी में यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका 2,000 यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। सिमिलरली एसजीएसटी का आपके पास 2,000 बचा है बिकॉज 8,000 की लाइबिलिटी थी, 10,000 का आईटीसी था, तो आपके पास 2,000 का बैलेंस बचा है। तो आप यहाँ पर 2,000 आईजीएसटी का एडजस्ट कर दोगे। ठीक है, बाकी के कॉलम्स में आपके कोई अमाउंट नहीं आएगी, बाकी के सेल्स आपके ब्लैंक रहेंगे। अभी आप देखो कि किसकी कितनी लाइबिलिटी बचती है। इसकी 8,000 की लाइबिलिटी थी जिसमें से आपने 8,000 का 8,000 आपने आईटीसी के थ्रू क्लेम कर लिया, तो आपकी यहाँ पर कोई भी कैश लाइबिलिटी नहीं है, ना ही आपके पास कोई भी आईटीसी बचा है बिकॉज आपके पास 10,000 का आईटीसी था जिसमें से 8,000 आपने सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज कर लिया, 2,000 आपने सीजीएसटी आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज कर लिया। सिमिलरली एसजीएसटी के केस में आपके पास 10,000 का इनपुट था जिसमें से 8,000 आपने एसजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज किया एंड 2,000 आपने क्या किया, आईजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए यूज किया। एक चीज आपने ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में आपके पास अमाउंट्स कम थी इसलिए यहाँ पर ये प्रॉब्लम नहीं आई, बट आपने ये ध्यान रखना है कि एसजीएसटी की लाइबिलिटी के केस में आप कभी भी सीजीएसटी को यूज नहीं करोगे एंड सीजीएसटी की लाइबिलिटी के लिए आप एसजीएसटी को यूज नहीं करोगे। तो आप जब फॉर्मेट बनाओ ना तो आप पहले ही यहाँ पर क्रॉस लगा दो ताकि आपको ये ध्यान रहे कि आप गलती से भी इसको इंटरचेंजेबली यूज ना कर लो।
ठीक है। अभी हमारे पास नेक्स्ट है सीजी एसटी एसटी का। यहाँ पर हमारे पास ना ही कोई कैश बैलेंस है, ना ही कोई आईटीसी अवेलेबल है। ठीक है। आईजीएसटी का तो हमारे पास कोई आईटीसी है ही नहीं था, तो यहाँ पर तो हमारे पास ब्लैंक ही आने वाला है। मेन हमारे पास अभी रहेगा कि हमने कैश में पेमेंट कितनी करनी है। देखो हमारे पास लाइबिलिटी कितने की थी, 6000 की, जिसमें से 2000 हमने सीजीएसटी वाला यूज किया, 2000 हमने एसजीएसटी वाला यूज किया, तो 4000 हमारा यूज हो चुका है। मतलब कि 4000 हमने क्या किया, 6000 की लाइबिलिटी में से 4000 हमने आईटीसी के थ्रू क्लेम कर लिया। बाकी हमारे पास जितना बचा डेट इज 2000, ये हमें क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना पड़ेगा। तो हमारी यहाँ पर जो अमाउंट आएगी डेट इज 2000, दिस इज योर अमाउंट ऑफ आउटपुट लाइबिलिटी। ठीक है। अगर आपके कैश बैलेंस में कैश कॉलम में अमाउंट आ रही है तो दिस इज योर आउटपुट लाइबिलिटी। अगर आपके आईटीसी कॉलम में अमाउंट आ रही है यहाँ पर तो दिस इज योर एसेट, दैट इज इनपुट एसेट। ठीक है। जैसे इलस्ट्रेशन नंबर 9 में हमारे पास यहाँ पर अमाउंट आई थी तो हमने उसको एज अ एसेट रिकॉर्ड किया था। अभी यहाँ पर हमने क्या करना है, 2000 की लाइबिलिटी को पे करना है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको लाइबिलिटी साइड रिकॉर्ड करेंगे। तो आप यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करोगे एज अ आउटपुट लाइबिलिटी। बट यहाँ पर लाइबिलिटी किसकी है, सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी की लाइबिलिटी ही है, डेट इज रुपीज 2000। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, इसको 2000 की तरह रिकॉर्ड करोगे। क्लियर है। अगर जीएसटी वाले कंसेप्ट में कोई डाउट है तो इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड इलस्ट्रेशन 10 को पहले हैंड रिटन सॉल्व करना, उसके बाद भी अगर कोई डाउट रहता है देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। डन। अभी हमारा जो ट्रायल बैलेंस वाला सेक्शन था वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, यहाँ पर दो एडजस्टमेंट्स है, वन बाय वन एडजस्टमेंट्स को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेट इज 1,80,000। ये तो हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 में भी देख लिया कि हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री को क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रायल बैलेंस में डालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक, डेट इज रुपीज 1,80,000। एंड सेम अमाउंट हमारी आएगी इन द बैलेंस शीट। यहाँ पर हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, डेट इज रुपीज 1,80,000। डन। ऐसे ही आपने क्या करना है, एक एक एडजस्टमेंट उठानी है, उसका जहां जहां पर भी आपने ट्रीटमेंट करना है साथ के साथ करते जाना, उसके बाद ही सेकंड एडजस्टमेंट के ऊपर मूव करना है ताकि आपकी कोई भी एडजस्टमेंट मिस ना हो। अभी हमारे पास सेकंड पॉइंट था डेप्रीसिएशन का। डेप्रीसिएशन फर्नीचर के ऊपर हमने चार्ज करनी है एट द रेट 10%। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाते हैं इन द बैलेंस शीट, बिकॉज बैलेंस शीट से हमें अमाउंट पता चलेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर से डेप्रीसिएशन को माइनस करते हैं, बिकॉज जितनी हम डेप्रीसिएशन चार्ज करते हैं उतने से हमारी एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। 10% के हिसाब से चार्ज करना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3,50,000 का 10% करेंगे तो दिस विल बी 35,000। यहाँ पर हमने क्या करना है, सिर्फ 10% ही चार्ज करना है। तो आपके पास कितने की डेप्रिसिएशन आ गई, डेट इज 35,000 की। इसको आप क्या करोगे, यहाँ पर पी एंड एल में रिकॉर्ड करोगे, बिकॉज दिस इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। तो ये डेबिट साइड पर आएगा, डेट इज रुपीज 35,000। डन। तो आपकी दोनों की दोनों एडजस्टमेंट्स भी होगी। अभी हमने सबसे पहले क्या करना होता है, इनर कॉलम्स को मैच करना होता है। तो हमारे पास परचेजेस में है 4,30,000 माइनस 12,000 किया, तो दिस विल बी 4,18,000। सिमिलरली सेल्स में हमारे पास है 9,70,000 माइनस किया 20,000, तो दिस इज 9,50,000। इसके बाद पी एंड एल में हमारे पास कोई भी इनर कॉलम में अमाउंट्स नहीं है। बैलेंस शीट में हमारे पास है दैट इज फर्नीचर, दिस इज 3,50,000 माइनस 35,000, तो दिस इज 3,15,000। डन। अभी हमने क्या करना है, आउटर कॉलम्स को मैच करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमारे पास हम स्टार्ट कहां से करेंगे, सेल से। 9,50,000 प्लस 1,80,000 माइनस 1,10,000 माइनस 4,18,000 माइनस 40,000। तो यहाँ पर हमारे पास कितना आ गया, 5,62,000। अगर आपके पास सेल से आपने स्टार्ट किया एंड कॉन्टिन्यूसली आप प्लस माइनस कर रहे हो तो आपका जो बैलेंस आएगा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो हम यहाँ पर लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। अगर वो नेगेटिव आता है तो दिस इज अ ग्रॉस लॉस। ठीक है। तो यहाँ पर अभी आप क्या करोगे, इसका टोटल लगा लोगे, इसका टोटल आप लिख लेना। नेक्स्ट हमारे पास अभी यहाँ पर जीपी आएगा बाय ग्रॉस प्रॉफिट, तो दिस इज रुपीज 5,62,000। डन। इसमें हम क्या करेंगे, 9,000 को ऐड करेंगे, माइनस करेंगे 2,10,000 माइनस 1,50,000 माइनस 19,000 माइनस 5,000 एंड माइनस 35,000। तो दिस इज 1,52,000। यहाँ पर हमारे पास आ गया टू नेट प्रॉफिट, दैट इज रुपीज 1,52,000। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी सी इफ वी आर राइट।
1,52,000। नेट प्रॉफिट हमारा मैच हो गया। अभी हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नेट प्रॉफिट कितने का, 1,52,000। तो अगर हम नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ऐड करते हैं तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगी, प्लस 6,50,000 को हमने ऐड किया, दिस इज 8,02,000। इसमें प्लस करेंगे 1,90,000, प्लस करेंगे 2,000, तो दिस इज 9,90,000। यहाँ पर हम टोटल लगा देते हैं, दैट इज 9,94,000। अगर हमारी एसेट साइड भी इतनी आ गई तो हमारा आंसर जो है वो करेक्ट है। तो दिस इज 3,15,000 प्लस 1,80,000 प्लस 2,10,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,89,000, तो दिस इज 9,94,000। तो दोनों साइड हमारी मैच हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका आंसर, यहाँ पर हम क्रॉस चेक भी कर लेते हैं, 9,94,000 डन। एंड यहाँ पर इन्होंने जीएसटी की वर्किंग ऐसे की है, आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले उसका समरी कॉलम बना लो, उसके बाद आप उसका कंप्लीट डिटेल चार्ट बना लो। आप दो चार्ट्स में भी वर्किंग कर सकते हो, सिंगल चार्ट में भी वर्किंग कर सकते हो, आपको जैसे कन्वीनियंट लगता है वैसे उसको कंटिन्यू कर सकते हो। बट एक चीज ध्यान रखना कि आप अपने फॉर्मेट्स को हमेशा फिक्स रखना, कि आपको जो भी क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन में एक चीज को आप एक ही तरह से सॉल्व करो। जैसे जीएसटी की कैलकुलेशन करनी है, जितने भी क्वेश्चंस आपके पास आ रहे हैं, चाहे आईसीआई के मॉड्यूल में डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं, आप किसी भी एक फॉर्मेट को पकड़ लो, उसके अकॉर्डिंग ही आपने आंसर को सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 10 भी कंप्लीट हो गया। अभी इसके रिलेटेड ना हमारे पास प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पर दिस इज प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये टेरेस्ट्रियल नॉलेज में मिलेगा, मैंने यहाँ पर इसको इसलिए पेन किया ताकि मुझे ज्यादा स्क्रॉल ना करना पड़े, बट आप इसको पेजेस फ्लिप करके आप जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में जाओगे वहां पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 ये वाला मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है एंड इसके साथ आपको इन्वेंट्री दी हुई है, डेट इज 10 लाख रुपीज। सिंपल है, आपने सिंपली क्या करना, अपने स्टेप्स को नहीं छोड़ना, सबसे पहले आपने फॉर्मेट्स बनाने हैं, उसके बाद आप वन बाय वन सारी चीजों को प्लेस करते जाओ। सबसे पहले आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल 3,50,000, यहाँ पर आपके पास 3,50,000 के ट्रेड रिसीवेबल्स हैं। देन आपके पास है इन्वेंट्री ओपनिंग की 5 लाख, तो यहाँ पर 5 लाख आ गया। देन उसके बाद कैश इन हैंड है 5,60,000 का, तो यहाँ पर 5,60,000 आ गया। उसके बाद आपके पास है वेजेस 3 लाख, वेजेस हमारे ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, 3 लाख यहाँ पर आ जाएगा। देन बैड डेट्स हैं P&L का पार्ट, 50,000 बैड डेट्स के आ जाएंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर एंड उसके बाद हमारे पास है डेप्रीसिएशन। अभी अगर आपको डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में ही दिया हो ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास ये बैलेंस है दैट इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन। तो 1,50,000 आपकी डेप्रीसिएशन है, 1,50,000 आपकी एसेट की वैल्यू है। तो यहाँ पर आपने माइनस करके नहीं लिखना, ये आपकी एक्चुअल में जो अमाउंट आई है एसेट की दैट इज आफ्टर चार्जिंग डेप्रीसिएशन, तो दिस इज अ फाइनल अमाउंट, राइट। उसके बाद इनके पास नेक्स्ट है सैलरी, सैलरी आपका P&L का पार्ट होती है। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट, देन प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी आपका बैलेंस शीट का पार्ट है। देन उसके बाद कैपिटल है, एसेट्स लाइबिलिटी सेट जाएगा 25 लाख, ट्रेड पेबल 9 लाख के आ गए एंड सेल्स हमारी आ जाएगी यहाँ पर। तो आपकी जितनी भी अमाउंट्स है आपने ऐसे वन बाय वन प्लेस करनी है। प्लेस करने के बाद आपके पास एक ही एडजस्टमेंट है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपका ट्रेडिंग का पार्ट भी होता है एंड बैलेंस शीट का पार्ट भी होता है। तो जब आप ये सारी कैलकुलेशंस कर लोगे उसके बाद आपने सिंपली क्या करना है, जीपी निकालना है। जीपी के बाद आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको आप कैपिटल में ऐड करोगे तो आपकी टोटल कैपिटल आ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने ना, यहाँ पर ये अमाउंट्स को इनर कॉलम में लिखा है, आप इसको फाइनल कॉलम में लिख सकते हो, बिकॉज हम एक ही फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, जो हमारा फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहाँ पर फाइनल कॉलम में ही सारी अमाउंट्स को डालोगे एंड उसके बाद यहाँ पर आप इसका टोटल कर दो, तो आपका टोटल मैच हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में तो कुछ नया नहीं था, इसलिए मैंने इसको हैंड रिटन सॉल्व नहीं किया, बट आपने इसकी प्रैक्टिस एक बार जरूर करनी है, उसके बाद आप इसको स्किप कर सकते हो, बिकॉज ऑलरेडी हमने इलस्ट्रेशन नंबर 9 एंड 10 इसके सिमिलर देख ली है। जस्ट दैट कि आपको ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है कि अगर आपको डेप्रीसिएशन ट्रायल बैलेंस में ही दी हुई है, तो आपके पास जो एसेट है दैट इज आफ्टर चार्जिंग द डेप्रीसिएशन, तो दिस इज अ टोटल डेप्रीसिएशन जो चार्ज की गई है ऑन द प्लांट एंड मशीनरी एंड द फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसमें से कितना प्लांट एंड मशीनरी का है, कितना फर्नीचर एंड फिक्सचर्स का है, वो हमें नहीं पता, इसलिए ये टोटल डेप्रीसिएशन हमें दी गई है। इसमें हमने क्या करना है, 1,50,000 एंड 15,70,000 की हमने एसेट रिकॉर्ड करनी है एंड 1,50,000 डायरेक्टली हमारा P&L में जाएगा। डन। तो दैट्स इट, दिस वाज आवर क्वेश्चन वीडियो नंबर 2, जिसमें हमने मेनली सॉल्व किया है हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 9, इलस्ट्रेशन नंबर 10 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। दिस इज पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 11। उसके बाद हमने मेनली सॉल्व किया था प्रैक्टिकल क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 5, 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। अभी हमारे जो नेक्स्ट बचे हैं दैट इज पेंडिंग पार्ट, हमारा क्या है, पेंडिंग में हमारे पास 3 क्वेश्चंस बचे हैं, दैट इज इलस्ट्रेशन नंबर 12, 13
एंड उसके बाद हमारे पास है एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस के लिए आपको सेपरेट सेपरेट वीडियोस मिलेंगी, एक तरह से आपको तीन अनदर वीडियोस मिलेंगी इस चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें हम इंडिविजुअली तीनों के तीनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, सो डैट कि आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट्स अच्छे से आ जाएं, बिकॉज उसमें मल्टीपल टाइप्स ऑफ एडजस्टमेंट्स है, तो उनको हम रश में सॉल्व नहीं कर सकते, हमें स्टेप बाय स्टेप सभी चीजों को सीखना पड़ेगा, इसलिए उनको मैं इंडिविजुअली हर एक वीडियो में एक एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। बट तब तक आपने क्या करना है, जितने भी आपके अभी तक पार्ट कंप्लीट हो चुका है इंक्लूडिंग द कंसेप्ट लेक्चर्स कौन से है, लेक्चर नंबर 34 से 36, ये कॉन्सेप्ट लेक्चर कंप्लीट कर लेना, ये फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट को कंप्लीट कर लेना। उसके बाद आपके पास सिर्फ 3 क्वेश्चंस बचेंगे जिसको हम वन बाय वन सॉल्व करेंगे। दैट्स इट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी जो मेन आपके डाउट वाले पार्ट है ना, वो आपका पार्ट नंबर 3 से स्टार्ट होने वाला है। यहाँ तक आपको अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपका मेन जो डाउट मुझे लगता है होगा वो डेट इज इन द जीएसटी ओनली, उसको आप 2-3 बारी देखना, उसके बाद अगर आपको नहीं समझ लगा देन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। That's it. Thank you so much. Please keep revising, keep practicing. Thank you.